हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हिस्ट्री के पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी 3-4 दिन और हिस्ट्री के पीवाईक्यू करेंगे। फिर उसके बाद हमें इकोनॉमिक्स करनी है, इन्वायरमेंट करनी है। कल आरओ का रिजल्ट आया, बहुत लोगों के लिए एक टफ सिचुएशन क्रिएट हुई और कहीं बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा भी रहा। लेकिन अब हमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो बच्चे पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, मात्र 25 दिन बचे हैं। पूरा फोकस अब इस पे लगा दो। सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। डेली टास्क मैं आपको यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ। सुबह 6 बजे वो टास्क पोस्ट होता है। पूरा दिन है आपके पास उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। फिर उसके बाद उसी टास्क में पीवाईक्यू की क्लास भी अपडेट रहती है। फिर उसके बाद शाम को 9 साढ़े 9 बजे मैं एक पोस्ट करता हूँ, उसमें आपको ये बताना रहता है कि आपने दिन का कितना टास्क कंप्लीट किया। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर आपने डेली वो टास्क कंप्लीट किए पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि वो टास्क छोटे छोटे हैं, वो आपने अगर कंप्लीट कर लिए, बचे हुए समय में आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहे। यूपीएससी हिंदी की अगर टेस्ट सीरीज लगा ली, एग्जाम प्रीलिम्स का आप क्वालिफाई करके आओगे बहुत अच्छे से। लेकिन रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन। पीडीएफ के जंजाल में मत फंसना। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत भटकाव होंगे। एग्जाम जिस दिन होगा 11 तारीख को भी आपको पीडीएफ मिलेंगी यूट्यूब पे। 11 तारीख को भी यूट्यूब पे पीडीएफ मिलती हुई दिखाई देंगी। ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। पढ़ पाओगे? अपने नोट्स पढ़ो, कोई बुक पढ़ रहे हो वो पढ़ो। जो आपका सोर्स है, जो आप पढ़ चुके हो वो पढ़ना। अब सोर्स चेंज नहीं होना चाहिए। चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम क्वेश्चंस पे आते हैं। जो शुरू का 1-2 मिनट का इंट्रोडक्शन होता है वो हो चुका है, भूमिका बना दी क्लास की। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। 1842 नंबर क्वेश्चन है, वहां से करेंगे। बाकी जो भी आपके डाउट हो, क्वेश्चंस पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए। नाउ एट दिस मोमेंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट कि आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ से कर ले जाओ वो सही है। प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे पता है कि जब आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत सारी चीजें होती पता है। मैं 1 मिनट आपका समय लूंगा, आपको बता देता हूँ। जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आपके सामने पता क्या क्या चीजें चल रही होती हैं। अरे करें, अरे हटाओ नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। बाद में जब बैठोगे करने, रात में कर लेंगे। रात में करने बैठे, आज सो जाते हैं, दिन में करेंगे। तो बेटा ये जो चीजों को टालने वाली आदत है, बंद कर दो। बर्बाद हो जाओगे इसके चक्कर में। बुरा लगे तो बुरा सुन लो थोड़ा सा, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? किस महान मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवि आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? तो इसका जो उत्तर है वो है बेटा शाहजहां। जो कवींद्र आचार्य सरस्वती थे, इनके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। किनके बारे में पॉइंट बताए जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। कवींद्र आचार्य, अगर एग्जाम में दोबारा इनसे रिलेटेड सवाल आए तो अब गलत नहीं होना चाहिए, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। ये पूछा जा सकता है किस भाषा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं, तो कोई बताएगा? ये थे ब्रज भाषा के। आप 2x पे क्लास देखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5x पे देखो, आपको स्लो लगता है तो। ब्रज भाषा के कवि थे। और अगर इनका पूछा जाए कौन से वेदांत को मानते थे, तो आप देखोगे ये अद्वैतवाद थे, अद्वैत वेदांती थे। ठीक है, तो कई बार इस तरीके के सवाल पूछता है आयोग का, तो ट्रेंड ही रहा है वो इस तरीके के सवाल पूछता रहा है। कुछ भी पूछेगा आपसे, तो कुछ भरोसा नहीं होता क्या पूछे वो, लेकिन अपनी तैयारी होनी चाहिए जितनी अपन कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि शाहजहां के शासनकाल में इन्हें प्रयाग में, शाहजहां के शासनकाल में इन्हें कहां पे पता? प्रयाग में और वाराणसी मान लो, इन दोनों जगहों पे इन्हें मठाधीश और विद्वान के रूप में सम्मान भी मिला। और हिंदू तीर्थ यात्रों पर यात्रा कर लगाया शाहजहां ने, और कवींद्र के अनुरोध पर ही समाप्त किया। आपको पता है, जैसे जब शाहजहां ने हिंदू यात्रियों पर कर लगाया, तो कवींद्र आचार्य सरस्वती जी के कहने पर ही, उनके अनुरोध पर यह कर समाप्त भी किया गया। और सर्व विद्या निधान की उपाधि भी इन्हें दी गई। इन्हें एक उपाधि दी गई, वो आप ध्यान रखेंगे, सर्व विद्या निधान, इसकी उपाधि इन्हें दी गई थी। ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी। ज्यादातर आप देखोगे ब्रज भाषा में इनकी कविताएं आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमारा। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है अपने को।
तो बनारस के पास सूजा की पराजय, देवराई की लड़ाई, सामूगढ़ की लड़ाई, धर्मत में विजय। तो एक एक करते हैं। तो मैं आपको इसमें एक ऑर्डर में बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप देवराई की लड़ाई देखोगे तो ये कहीं ना कहीं मार्च के अप्रॉक्स हुई थी, लेकिन 1659 में हुई है। ठीक है, 1659 और मार्च अप्रैल के आसपास आप ये देखोगे। कहाँ किस टाइम पे देख रहे हो ये? मार्च और अप्रैल के आसपास। बनारस के पास सूजा की पराजय, तो जब आप ये देखते हो बनारस के पास सूजा की पराजय, तो ये कहीं ना कहीं फरवरी के आसपास का टाइम है 1658 में। ठीक है, सामूगढ़ की लड़ाई देखोगे तो ये 29 मई है 1658। क्लियर। और जब आप धर्मत में विजय की बात करते हो तो ये है 15 अप्रैल 1658। क्लियर आई थिंक, है ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर में लगाओ क्या आएगा। सबसे पहले आ रहा है 1658 फरवरी, फिर अब मार्च अप्रैल मई, फिर ये 59, यानी 2431। 2431 ए, अब ए है हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम शाह सूजा की सेना को बनारस के पास फरवरी 1658 में किसने हराया, अगर आपसे ये सवाल आ जाए तो क्या बताओगे? दारा सिकोह। भाई साहब हारे हैं तो किससे हारे हैं ये भी तो पता होना चाहिए। दारा सिकोह से हारे। ठीक है, मतलब किस दारा सिकोह की सेना ने इन्हें हराया। ठीक है, दारा सिकोह की सेना ने हराया, ध्यान रखेंगे। फिर धर्मर की लड़ाई जब 15 अप्रैल 1658 के आसपास ये देखने को मिलती है अपने को, तो औरंगजेब और मुराद ने, किसने, ध्यान रखना है अपने को, औरंगजेब और किसने पता, मुराद ने किसको हराया? दारा सिकोह को हराया। क्लियर। फिर जो सामूगढ़ की लड़ाई है 29 मई 1658, इसमें दारा सिकोह पर औरंगजेब की जीत हुई, यहां भी आप देखोगे। फिर उसके बाद देवराई की लड़ाई, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच अंतिम युद्ध मानी जाती है। जो देवराई की लड़ाई है 1659 में, ये दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच अंतिम युद्ध माना जाता है। ध्यान रखना, कई बार यही पूछा जा सकता है आपसे किनके बीच हुआ, तो कम से कम यही ध्यान रखो, दारा सिकोह वर्सेस औरंगजेब। क्लियर। और इसमें दारा सिकोह को औरंगजेब ने क्या किया था? पराजित किया था। चलें आगे। चलो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो जैन धर्म का है ना। ध्यान रखना, कम से कम 80% हिस्सा शहरी क्षेत्रों में रहता है जैन धर्म का। फिर शहरीकरण के मामले में दूसरे नंबर पे कौन आता है? जैन धर्म के बाद ईसाई आएंगे। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आते हैं फिर उसके बाद आते हैं मुस्लिम। ठीक है, और चौथे पे आते हैं, मुस्लिम के बाद आएंगे बौद्ध। ठीक है, हिंदू आबादी केवल 29% है कहीं ना कहीं शहरों में। जो डेटा एग्जाम में माना गया मैं उसकी बात कर रहा हूं, समय के साथ डेटा चेंज भी होता है, इस वजह से ये सवाल आए ऐसा जरूरी नहीं है। शेर शाह को, सवाल है, शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो भाई साहब मारवाड़ से संबंधित थे। कहां से? मारवाड़, राजस्थान। इन्होंने शेर शाह सूरी के खिलाफ वीरता का प्रदर्शन किया था, यह ध्यान रखना। अब ये कौन थे? जैता और कुंपा थे कौन? नाम तो सामने आ गया, थे कौन? तो एक राजा थे, एक बार की बात है, एक राजा थे, मालदेव राठौर। राठौर, मालदेव राठौर, ये कौन थे? राजा मालदेव राठौर के सेनापति थे। क्लियर है। फिर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 1544 में एक युद्ध होता है, यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं कब हो रहा है। 1544 में क्या हो रहा है? एक युद्ध हो रहा है। कहां पे हो रहा है? बोला जाता है उसे गिरी सुमेल के युद्ध में। गिरी सुमेल के, गिरी से कोई याद आ रहा है आपको? मैं नहीं बताऊंगा गिरी सुमेल के युद्ध। इन्होंने 5,000 से 12,000 राजपूत के साथ मिलकर शेर शाह सूरी की 80,000 की अफगान सेना का सामना किया था, इन्हीं लोगों ने मिलकर। मतलब मालदेव द्वारा जब छोड़ा गया इन्हें, इनके पश्चात दोनों ने अपनी बहादुरी का बहुत अच्छा परिचय दिया और अंतिम सांस तक युद्ध करते रहे। फिर उसके बाद शेर शाह सूरी ने कहा कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता।
ये मतलब ऐसी वीरता का प्रदर्शन इनके सामने किया गया था। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही नहीं है? तो बेटा कौन सा सही नहीं है ये पूछा है, तो एक एक करके देखते हैं। कह रहा है इसमें ईशान वर्मन हरहा, तो सही नहीं पूछा है, यही ध्यान रख ले पहले हम लोग, है ना। इसी में आधे कंफ्यूज रहते हैं, क्या पूछा है क्या पूछा है, यही गलत करके आ जाओगे अभी आप। तो सही नहीं पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो कह रहा है ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख। तो जो ईशान वर्मन है हरहा, उत्तर प्रदेश में पाषाण अभिलेख प्रसिद्ध है, और ये कहीं ना कहीं ये सही है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, करेक्शन भी सही है। और इसमें आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ये मौखरी वंश के दस्तावेज के रूप में माना जाता है। किसके? मौखरी वंश के। क्लियर? फिर कह रहा है सर्ववर्मन जीवित गुप्ता द्वितीय दैव वर्णार्क अभिलेख। तो जीवित गुप्ता द्वितीय दैव वर्णार्क अभिलेख ये भी सही है, ये कहीं ना कहीं गुप्त काल में आता है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रशस्त अभिलेख, तो ये कहीं ना कहीं जौनपुर जिले से संबंधित है, मौखरी वंश का है, ये भी सही है। बी यही सही नहीं है, सर्ववर्मन जो लिखा है ये ताम्रपात ऐतिहासिक अभिलेखों की सूची में सही नहीं है, ये ध्यान रखना, ये रॉन्ग है हमारा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने करी थी। क्लियर? इसकी स्थापना किसने करी और कब करी है? 1873 में करी। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सत्य की खोज, जातिगत भेदभाव। कहीं कई जगह पे आपको दिखेगा ज्योतिबा फूले से रिलेटेड, कहीं ना कहीं वो इसके विरोध में थे। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। फिर कहीं ना कहीं वो इसको भी नहीं मानते थे। इसको किसको? अरे इसको नहीं मानते थे, इसको। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं वो धार्मिक स्थिरता से मुक्ति भी दिलाना चाहते थे समाज को, है ना। तो ये ध्यान रखना है। पूरी डेट मैं यहाँ पे दिखे दे रहा हूं, 24 सितंबर 1873। कहां पे की थी? तो ये भी ध्यान रखना है, पीसीएस में तो बहुत पूछा जाता है। पुणे में की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को पुणे यानी कि महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था? आप देखोगे शूद्र हो गए, दलित वर्ग हो गया, सामाजिक धार्मिक, इन सबको, मतलब शूद्रों को, दलितों को, सामाजिक धार्मिक को जो आर्थिक बंधन थे उनसे मुक्त करना था। शिक्षा के माध्यम से कहीं ना कहीं आप देखोगे वो शिक्षा के माध्यम से क्या फैलाना चाहते थे? जागरूकता। थोड़ा कनेक्शन पता रहता तो स्टेटमेंट वाले सवाल सही रहते। इन्होंने ब्राह्मणवाद के विरोध, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह विरोध जैसे अनेक समाज सुधार कार्यक्रम चलाए थे। तो जब आप इनके बारे में देखते हो ना, ज्योतिबा फूले के बारे में, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे दे रहा हूं ताकि अगली बार कोई सवाल है तो कंफ्यूज ना हो। तो जैसे क्या रिपीट हो सकता है? ज्योतिबा फूले के बारे में रिपीट होने की संभावना क्या है? ब्राह्मणवाद के विरोध में इन्होंने चलाया, पहले तो ये ध्यान रखना है। ब्राह्मणवाद के विरोध में, ये क्यों ध्यान रखना? थोड़ा यूनिक पॉइंट रहता है। शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, जातिगत विरोध के लिए कर रहे हैं, सबको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ यूनिक पॉइंट पीसीएस हमेशा से पूछता रहा है। स्त्री शिक्षा के लिए भी उन्होंने काम किया है। इनके लिए आप देखोगे तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए भी काम किया, बाल विवाह का भी विरोध किया इन्होंने, है ना। तो कम से कम इतना ही ध्यान रख लें अपन लोग, बहुत है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं किसमें मिलती हैं? तो अमरावती में मिलती हैं, ध्यान रखना। कहां पे मिलती हैं? अमरावती में आर्यक मंच वाली, आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। ठीक है, तो अमरावती स्तूप कहां पे है? तो बेटा अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है। कौन से जिले में है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है। क्लियर है? गुंटूर जिले के एक अमरावती गांव है, गुंटूर जिले का एक अमरावती ये क्या है? गांव। तो अब कंफ्यूजन तो नहीं होगा, है ना। आर्यक स्तंभ होते हैं, यहां पे जो मंच होते हैं उनमें आर्यक स्तंभ लगे होते हैं जो स्तूप की वास्तुकला के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, और इन स्तंभों के ऊपर देखोगे, इन स्तंभों के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? बुद्ध एवं
नागराज की मूर्तियां अंकित की जाती। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो नाव के चित्र कहां से प्राप्त होंगे? लोथल से। तो जहां पे लोथल हो लगा दो, मोहनजोदड़ो एवं लोथल। लोथल गुजरात के खंभात की खाड़ी के पास है, सभी को पता है। कहां पे है? गुजरात में है। गुजरात में खंभात की खाड़ी के पास है। क्लियर है? इसकी खुदाई में जब खुदाई की गई तो मिट्टी में नावों के मॉडल मिले हैं, जिसे इसी वजह से तो पता लगा कि बंदरगाह, मतलब इसी वजह से तो हमें पता लगा कि ये बंदरगाह नगर था, बंदरगाह था, है ना। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे था। यहाँ पे भी मुहर, जो मोहर होती थी उनमें नाव के चित्र हमें मिले हैं। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं। आंसर इज करेक्ट हमारा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। एक एक करके विचार करें, हम कर लेंगे विचार, आप बताइए। मुदकी का युद्ध, पोर्टोनोवो का युद्ध, सकरखेड़ा का युद्ध, बेदारा का युद्ध। तो एक एक करके मैं बता देता हूं, ध्यान से देखेंगे। जैसे मुदकी का युद्ध है, ये हुआ कब? 1845 में हुआ। तो कम से कम ये ध्यान रखो पहले, ठीक है। और सुनो, इसके बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब के मुदकी में, कहां पे? मुदकी में ब्रिटिश और सिख सेनाओं के बीच ये युद्ध हुआ था। क्लियर है? इसमें कौन जीता? आखिरकार ब्रिटिश ही जीते थे। पोर्टोनोवो का युद्ध ये 1781 में हुआ है। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ है तो ये अंग्रेज और हैदर अली के बीच लड़ा गया। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया? एक साइड ब्रिटिश थे, एक साइड कौन था? हैदर अली। क्लियर? तो नाम से पूछा जा सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है आपको। सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ है। 1724 में हुआ है। और किनके के बीच हुआ था? ये कहीं ना कहीं निजामुल मुल्क और मुबारिस खान के बीच में हुआ। किनके बीच में हुआ? निजाम उल मुल्क वर्सेस मुबारिस खान। ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। और ये हुआ कहां? बरार में हुआ था, ठीक है। इसमें देखोगे निजाम ही बाद में कौन बनते हैं? हैदराबाद राज्य के संस्थापक बनते हुए आप देखोगे। बेदारा का युद्ध ये हुआ है 1759 में। ये कब हुआ है? ये 1759 में हुआ है। अंग्रेज और डच सेना के बीच हुआ था। ये हुआ था अंग्रेज वर्सेज डच आर्मी, डच बटालियन, इसमें डच पराजित हुए, अंग्रेज जीते और बाद में उनका प्रभुत्व बढ़ता चला गया और डच का प्रभुत्व समाप्त हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? 3-4-2-1, 3-4-2-1 कहीं पे दिखा है? 3-4-2-1। चलो बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। रणथंबोर, गुजरात, वारंगल, चित्तौड़, एक एक करके बताना है। चलो लगाओ, मस्ती से करो सवाल। पहले कौन आएगा? अच्छा, गुजरात विजय कब हुई है? 1299 में, ठीक है। उसके बाद रणथंबोर विजय कब हुई है? 1301 में। फिर उसके बाद चित्तौड़ विजय कब हुई है? 1303 में। चित्तौड़ विजय 1303 में हुई है। और वारंगल विजय हुई है 1309 और 1310 में, आप देखते हो, ठीक है। गुजरात विजय के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, तेजी से नोट कर लीजिए, मैं जब तक लिखूंगा तब तक तो बोल दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले गुजरात पे आक्रमण किया और वहां वाघेला राजा कर्ण को हराया था, ठीक है। अरे ठीक हो, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किसको हराया? तो ध्यान रखना किसको हराया, मैं यहां पे लिख रहा हूं। वाघेला राजा कर्ण को हराया, ठीक है। बस ऐसे ही पूछेगा आपसे, ज्यादा नहीं पूछेगा। अच्छा, रणथंबोर के बारे में आप बताइए। रणथंबोर के राजा कौन थे? हम्मीर देव को पराजित किया। किसको पराजित किया? हम्मीर देव को पराजित किया, ठीक है। कोई डाउट यहां तक?
आई थिंक इस अभी इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, एकदम इजी चल रहा है, हम लोग कोई बहुत भगावगा नहीं रहे, आराम से कर रहे हैं। वारंगल, वारंगल में आप देखोगे दक्षिण में काकतीय शासक को हराया और दिल्ली सल्तनत के अधीन किया था। तो किसको हराया था? काकतीय शासक को। वारंगल में आप क्या देखते हो? दक्षिण में काकतीय शासक को हराया। फिर बाद में आप देखोगे कि दिल्ली सल्तनत बनी, है ना। दिल्ली मतलब दिल्ली सल्तनत के अधीन किया। चित्तौड़ विजय, इसमें राणा रतन सिंह को हराकर राज्य जीता। यही कहानी जो है चित्तौड़ विजय की, यही पद्मिनी से जुड़ी हुई है। खैर उधर उस सेंस में भी नहीं जाना, अपने को क्वेश्चंस करो, आगे बढ़ो, पिक्चर वाले सेंस में मत जाओ। तो राणा रतन सिंह लिख लीजिए, राणा रतन सिंह को हराया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट अपने दिमाग में फिट करो, प्लीज इसे रिवाइज करना। मैं फिर कह रहा हूं आपको, मैं बीच बीच में इसीलिए मैं बताता चलता हूं। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग पहले आंसर लगा लो क्या होगा। 2 1 4 3, देखो 2 1 4 3, 2 1 4 3, सी ऑप्शन इस करेक्ट। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं, बस आपको एक चीज फॉलो करनी है। टारगेट सुबह मिल रहे हैं, बस वो जिसने कंप्लीट कर लिए। अगर यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज आपके पास है तो बस आपको केवल रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसका रिवीजन कर लो, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, टारगेट पूरे कर लो। टारगेट जल्दी पूरे हो जाएंगे, छोटे छोटे टारगेट है। फिर उसके बाद जो आपका शेड्यूल है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, अपना सोर्स पढ़ना, जो आप पढ़ रहे हो अपना सोर्स पढ़ना। अब इसमें किसी के कहने पे मत चलना, जो आपके पास है वो पढ़ो, मतलब जो आप पढ़ चुके हो वो पढ़ो। ठीक है, उसके बाद रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस। आप देखोगे आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। यूपीपीसीएस प्री, ये आप कैसे लिखा होगा क्वालिफाइड, है ना, ये हो जाएगा, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे ही करके भूल जाओ, ठीक है, क्या मतलब, लेकिन भाई इसे रिवाइज करना है यार, इसे रिवाइज करना है। शाम को सोने से पहले एक बार इसका रिवीजन हो जाना चाहिए। अब ये छोटी छोटी चीजें बार बार टास्क में लिखी जाए, अच्छा नहीं लगता ना, कि आपको रिवीजन के लिए भी बताना पड़ रहा है कि ये रिवाइज करना है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए, सवाल करिए, आगे बढ़िए, रिवाइज करिए। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में बात करता है? 12वां शिलालेख। ये सबसे महत्वपूर्ण शिलालेखों में से माना जाता है। और इस अशोक ने कहा था कि मनुष्य को अपने धर्म की प्रशंसा और अन्य धर्म की बिना कारण निंदा नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमारा, कि निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुक्त सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था? तो भाई साहब पहले तो ये याद करो, चिंतामणि द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है सुक्त सप्तति। उसका अनुवाद किसमें हुआ है? फारसी में, और उसका नाम क्या रखा गया है? तूतीनामा। तो सवाल का स्टेटमेंट ही अपने आप में काफी अच्छा है। तो इसका आंसर क्या था? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शब, इन्होंने करवाया था फारसी में अनुवाद। तो सुक्त सप्तति है संस्कृत का एक प्रसिद्ध कथा संग्रह माना जाता है। सुक्त सप्तति ये जो है संस्कृत का माना जाता है एक प्रसिद्ध कथा संग्रह। इसमें तोते द्वारा, इसमें पता क्या है, इसमें तोते द्वारा 70 कहानियों का वर्णन मिलता है। 14वीं शताब्दी के आसपास की बात है। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं 14वीं शताब्दी में लिख दूं कि सूफी चिकित्सक थे ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, इन्होंने फारसी में अनुवाद किया है, तभी इसका नाम तूतीनामा रखा गया। तूतीनामा मतलब तोते की कहानियां। इसमें नक्शबी ने कुछ कहानियां अपनी तरफ से जोड़ी भी, फारसी सभ्यता के अनुसार उसका संपादन भी किया। और बाद में क्या देखोगे, तूतीनामा को ही बाद में मुगल काल में अकबर ने क्या किया, चित्रकृत मतलब जो चित्रकारी नहीं होती, चित्राकृतियों सहित लघु चित्र पांडुलिपि के रूप में संरक्षित करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? अकबर ने। चलो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? शोध किसने किया था मतलब? तो चार्ल्स बूथ ने। चार्ल्स बूथ की एक बुक है, आप बुक का नाम ध्यान रखिए, बुक है वो
लाइफ एंड लेबर, लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल इन लंदन। तो अगली बार ये बुक आ जाए तो कम से कम राइटर ध्यान रखना, लाइफ एंड लेबर ऑफ द पीपल इन लंदन। ठीक है, ये इंग्लैंड के बहुत प्रसिद्ध शोधकर्ता थे 19वीं शताब्दी के अंत में, लंदन की गरीबी का और कहीं ना कहीं उसका एक वैज्ञानिक अध्ययन इन्होंने किया। तो वहां से फिर आप ये बुक देखते हो, और ये बुक बहुत खंडों में प्रकाशित हुई है 1889 से 1903 तक, बहु खंडों में प्रकाशित हुई। ठीक है, अब इससे ज्यादा मुझे इसके बारे में पता भी नहीं है, मैंने इसका निकाला था कि कुछ तो पता है इसके बारे में। चलो आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। चलो विचार कर लेते हैं, बाकी बाद में कर लेंगे। चलो विचार करने का मतलब पता कर लो, मतलब सही से पढ़ लो। गदर पार्टी, बर्लिन इन इंडिया, चिटगांव, शास्त्रागार वगैरह वगैरह। अब देखो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में हुई थी, सभी को पता होगा आई थिंक। 1913 में अमेरिका में, कहां पे? अमेरिका में हुई है। आपको कुछ नाम ध्यान रखने हैं, सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल, यानी अब गदर पार्टी के बारे में सवाल हो तो पता रहे ना कहां पे हुई। 1613 में अमेरिका में, अमेरिका में कहां पे? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो यहां पे हुई है सबसे पहले सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल और करतार सिंह, और मतलब ठीक है करतार सिंह, इनके द्वारा ये गदर पार्टी की स्थापना की गई। 1913 में। चिटगांव शास्त्रागार छापा कब पड़ा है? तो ये पड़ा है 18 अप्रैल 1930 को। ठीक है, और फिर आप देखोगे कि केंद्रीय असेंबली बम कांड, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना। तो बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई है 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी में भारतीयों द्वारा की गई थी, उसमें वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, इसमें आप किनका नाम देखते हो? वीरेंद्र नाथ। एक सवाल करो 4 से 5 6 7 इंफॉर्मेशन मिल जाती है। चट्टोपाध्याय और भूपेंद्र नाथ दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, अब जैसे ये है अपने लिए, ये इन्फॉर्मेशन मिल गई अपने को, तो कम से कम ये इन्फॉर्मेशन याद भी तो करनी। एक सवाल हम लोगों ने किया, लेकिन 4 से 5 इन्फॉर्मेशन एक सवाल में मिल रही, तो 20 सवाल भी अपने लिए बहुत है ना। अब देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन ही है आपके लिए, फैक्ट इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, भूपेंद्र नाथ दत्त, इन्होंने किया था 1914 में, आप देखोगे। फिर केंद्रीय असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, आपने नाम सुना ही होगा, बहुत बार नाम सुना होगा इसके बारे में। तो अब चला ऑर्डर में लगा लो, आई थिंक 1 3 2 4 होना चाहिए। देखो 1 फिर 3 फिर 4 फिर 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2। गदर पार्टी की स्थापना 1903 में हुई है, बर्लिन 1914 में हुआ है, चिटगांव 1930 में हुआ है, चिटगांव 1930 में हुआ है, केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 में हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4 2, 1 3 4 2 है किसी में? 1 3 4 2, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलें चलें आगे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। भाषा देख रहे हो आप, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में शक विजय का सबसे मजबूत प्रमाण क्या था? उनकी रजत मुद्राएं, जिन पर स्वयं उनके नाम, विरुद्ध और मुद्रा प्रचलन की तिथि अंकित की गई थी, है ना। नाम अंकित होगा उसमें, आप तिथि देखोगे, और इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। 33 ग्रेन सही है, गलत नहीं है, करेक्ट है। और आप देखोगे रजत मुद्राओं में शक क्षत्रप के जो सिक्के होते थे उनकी शैली पर थी, है ना, ये भी ध्यान रखना है अपने को।
अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक चीज कही जाती है, जब उन्होंने शकों को पराजित किया तो उन्होंने कौन सी उपाधियां धारण करी थी, कोई बताएगा? तो दो उपाधियों के नाम मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दो उपाधियां उन्होंने धारण, जब उन्होंने शकों को हरा दिया उसके बाद उन्होंने दो उपाधियां धारण करी। एक थी विक्रमादित्य की और एक थी साकार। ठीक है। इसके बाद आप देखोगे गुजरात में, काठियावाड़ में, पश्चिमी मालवा पे भी उन्होंने अधिकार किया, यानी दोनों ऑप्शन ये करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी भी सही है, इसमें पहला भी सही है और दूसरा भी सही। कह रहा है एक साइड भवन दिए हैं, एक साइड निर्माणकर्ता दिए हैं। भवन और निर्माणकर्ता, तो सुल्तानगढ़ी के बारे में आपको पता है इल्तुतमिश थे, लाल महल के लिए बलबन थे, जमात खाना मस्जिद के कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। एक चीज मैं आपको बताता हूं बेटा, याद करो, सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, लाल महल बलबन, लाल महल बलबन, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, लाल महल बलबन, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। सुल्तानगढ़ी के बारे में मैं आपको बताऊं, दिल्ली का सबसे पुराना इस्लामी मकबरा है, दिल्ली का सबसे पुराना, ध्यान रखना। ठीक है। इसका निर्माण पता कब हुआ है? 1231 से 33 के बीच में हुआ है। और किसके लिए कराया था? इल्तुतमिश द्वारा अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद के लिए किया गया था। इसने कराया था, किसके लिए कराया था? नसीरुद्दीन महमूद, इसके लिए किया गया था। लाल महल, लाल महल के बाद दिल्ली के किला क्षेत्र में बलबन द्वारा बनवाया गया था, सल्तनत कालीन भवन माना जाता है इसे। और जमात खाना मस्जिद के बारे में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास अलाउद्दीन खिलजी के समय में यह बनवाया गया। इसमें उनके पुत्र खिज्र खान की भी भूमिका रही है, ध्यान रखना। इसमें आप देखोगे खिज्र खान की भूमिका रही। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा यह है कहां पे? अजमेर में है। और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 के लगभग में बनवाया गया था और हिज्र शैली में है। और कहीं ना कहीं हिज्र शैली में निर्मित हुआ है। और बाकी इसके बारे में क्या ही इंफॉर्मेशन, ठीक है, अब इतना ध्यान को याद करना भी अपने लिए जरूरी है। ज्योतिबा फुले संबंधित थे, हेलो, अभी ज्योतिबा फुले जी के बारे में हम लोगों ने किया है, ये देखो, है ना। अब ये देखो सवाल ऊपर रिपीटेड है या नहीं है? सारे पीवाईक्यू एक ऑर्डर में कर रहे हैं हम लोग, देखो रिपीटेड है या नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे, कि श्रमिक संघ आंदोलन से संबंधित थे, कि जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे, कि कृषक आंदोलन से संबंधित थे? बड़ा जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे ना वो। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना कर रहे हैं। शूद्रों, अतिशूद्रों, महिलाओं, इन सबको सामाजिक न्याय दिलाना, समानता दिलाना। अच्छा, इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, इनकी कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में आपको बताता हूँ। गुलामगिरी जैसे एक, वेट वेट वेट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज में ध्यान आ गई, मेरे नोट्स में एक मिनट को मैं लिख रहा हूं। एक है गुलामगिरी, अरे यार बस ये किसी तरह सही हो जाए, ये मतलब इसमें इतना लैग ना हुआ करे। कोई है आप लोगों के पास उपाय ना बताओ, मुझे पता है ठीक ठाक प्रोसेसर होगा तो सही काम करेगा। गुलामगिरी। एक है तृतीय रथ, क्लियर। एक है सेठ कार्याचा असूड, सेठ कार्याचा। अब भाई साहब ये तो हमें नहीं लगता पूछेगा, लेकिन ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। दो, इनमें भी आप देखोगे सामाजिक जागृति और समता के संदेश देती हुई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। विच इज इंपॉर्टेंट, जो हमें ध्यान रखना है, कम से कम प्लीज इसे रिवीजन के लिए याद कर लो, प्लीज रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज भी करना है, बताना पड़ता है आप लोगों के लिए। और टारगेट अगर आज का कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में क्या लिख के जाओगे? सर टारगेट कंप्लीट, आई विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025, है ना। चलो, किस महिला क्रांतिकारी को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था? किस महिला क्रांतिकारी को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया? तो कल्पना दत्त, नाम ध्यान रखेंगे, कल्पना दत्त। ये पता है, वही चटगांव में जो सस्तागार छापा हुआ था, क्रांतिकारी सदस्य थी इसमें।
और सूर्यसेन के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। बस जेल की दीवार उड़ाने और क्रांतिकारियों को छुड़ाने की योजना बनाते हुए अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया इन्हें। जेल की दीवार उड़ाने का प्लान था सीधे। उनका मुकदमा सूर्यसेन के साथ चला और सूर्यसेन को फांसी और कल्पना को आजीवन कारावास दिया गया। और बाद में गांधी जी, टैगोर व अन्य नेताओं ने बहुत प्रयास किए तो कल्पना दत्त रिहा हुई और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका भी निभाई इन्होंने। खैर फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अल बरूनी ने सवाल है, अल बरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा? चलो बताओ किस भाषा में लिखा है तारीख उल हिंद? कौन बताएगा? तारीख उल हिंद किस भाषा में लिखा गया है? तारीख उल हिंद किस भाषा में लिखा गया है? सभी को पता होगा, आई थिंक 90% लोगों को पता होगा, है ना? ये था अरबी। क्लियर? किसमें लिखा? अरबी में। पता इसे तारीख उल हिंद, इसे ही क्या कहा जाता है? किताबुल हिंद। इसे ही कहा जाता है तहकीक मालिल हिंद। ठीक है। और ये ग्रंथ लिखा कब गया? तो आप इस ग्रंथ को देखोगे, लिखा गया था 1030 ईस्वी के आसपास। अरबी भाषा में लिखा गया। इसमें अध्याय कितने हैं? तो इसमें 80 अध्याय हैं। क्लियर है? उसने अल बरूनी ने संस्कृत सीखी, भारतीय धर्म, दर्शन, गणित, ज्योतिष, सामाजिक व्यवस्था, रीति रिवाज, इन जैसे बहुत सारे विषयों को विस्तार पूर्वक इसमें समझाया गया है। और इसमें तारीखुल हिंद को जब आप पढ़ोगे तो उसमें बाहरी दृष्टि से भारतीय समाज का बहुत ऐतिहासिक दस्तावेज इसे माना गया। बहुत मूल्यवान चीजें इसमें पढ़ने को मिलती है। हमने नहीं पढ़ी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, कह दो आपने पढ़ी है क्या? आज इतना ज्ञान दे रहे हो। अरे मैंने नहीं पढ़ी यार। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? बताओ। इलाहाबाद। सर्वप्रथम वार्षिक अधिवेशन 1888 ईस्वी में हुआ है, इलाहाबाद में हुआ है। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। थर्ड कहाँ पे हुआ है? इलाहाबाद में हुआ है। ठीक है। अध्यक्षता किसने करी थी? तो ध्यान रखेंगे जॉर्ज यूल ने की थी, है ना? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलें आगे। चलो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? कौन सही नहीं है? ब्राह्मण गोपद सही है, उपनिषद तैत्रीय सही है, वेदांग का निरुक्त सही है, आरण्यक का संख्यान मतलब संख्यायन नहीं होता है, क्योंकि जो संख्यायन है आरण्यक वो ऋग्वेद से संबंधित है, इस वजह से। ठीक है। उपनिषद तैत्रीय उपनिषद यजुर्वेद के तैत्रीय शाखा से संबंधित है, इस वजह से ये सही है। ब्राह्मण गोपद अथर्ववेद का एक मात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, तो इस वजह से ये सही है। वेदांग निरुक्त वेदांग ये भी सही है। ठीक है। जो आरण्यक संख्यायन है ना, मतलब आरण्यक को किससे मिलाया है? संख्यायन से, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध ऋग्वेद के, किसका? संख्यायन का। इसका संबंध आप देखोगे पहले तो ऋग्वेद से, ऋग्वेद के कौशिकी और कहीं ना कहीं संख्यायन शाखा से माना जाता है, इस वजह से आरण्यक में नहीं ऋग्वेद के उससे इसको जोड़ा जाएगा, इस वजह से गलत है। ठीक है, चले नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक में से निम्नलिखित में से कौन थे? सवाल कह रहा है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? केशव चंद्र सेन, राजा राममोहन राय, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें से नाम आता है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। क्लियर है? यंग बंग आंदोलन कब हुआ है? यंग बंग आंदोलन कब हुआ है? तो 1820 और 30 के बीच में आप देखोगे। ठीक है। सामाजिक बुराइयों को दूर करना, नारी शिक्षा के प्रति बात करना, सती प्रथा का अंत करना, अंधविश्वास, बाल विवाह, जातिगत जो बुराइयां होती थी इनको दूर करने के लिए आंदोलन किए गए।
तो कम से कम इतना ही ध्यान रखेंगे अभी अपन लोग, बहुत है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। ये कहाँ जा रहे हैं, एक सेकंड, इधर 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 इधर। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो उत्तर प्रदेश के वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय के मतलब संपादक कौन थे? जिसे कुमार संप्रदाय भी कहा जाता है, इसे हंस संप्रदाय भी आप देखोगे कहा जाता है, इसे आप देखोगे हंस संप्रदाय भी कहा गया, इसे कुमार संप्रदाय भी कहा गया। निम्बार्क थे, ठीक है, क्लियर। इसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य थे, ठीक है। चलें, इनका दर्शन था द्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद। हाँ, निम्बार्काचार्य से मतलब निम्बार्काचार्य भी बहुत जगह देखोगे, निम्बार्क भी लिखा हुआ देखोगे। ये कहीं ना कहीं इसमें जीव और ब्रह्म दोनों भिन्न माने गए हैं और अभिन्न भी माने गए हैं, ध्यान रखना। राधा और कृष्ण की संयुक्त उपासना को प्रधान मानता है ये संप्रदाय। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की? तो ऑब्वियस सा सवाल है, गयासुद्दीन मोहम्मद ने करी थी, ठीक है, गयासुद्दीन मोहम्मद ने दी थी, क्लियर है। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हो रही है? 1206 में। गयासुद्दीन मोहम्मद मानी मोहम्मद गोरी है। चलें आगे। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पता है आपको? कुतुब मीनार, ठीक है, अभी 2.5 दिन का झोपड़ा आप देख के आए हो, है ना। ये सारी चीजें उसी के समय में निर्माण होती हुई आप देखोगे। अच्छा, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना जिसने 4 वंश शासन किया? गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना जिसने 4 वंश शासन किया? यही कुतुबुद्दीन ऐबक भैया जी बने। ये अपनी उदारता के लिए इसे लाख बख्श भी कहा गया, लाख बख्श, इसे लाख बख्श भी कहा गया है, ध्यान रखना। ये एग्जाम में पूछा गया है, प्लीज रिवाइज, प्लीज इसे रिवाइज करना, प्लीज। अच्छा, जो लोग अनमार्क्ड पीडीएफ मांगते हैं, मुझे पता नहीं क्यों नहीं मांगते, मैं यहाँ पे 2000 सवाल करा ही नहीं पाऊंगा। जो करा रहा है वो लिखा रहने दो, वो पढ़ लोगे आप लोग कम से कम, है ना, इस वजह से। बाकी मैंने दे दी है अनमार्क्ड पीडीएफ, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल उत्तर प्रदेश में है? बताओ कौन सा है उत्तर प्रदेश में? रोपड़, मांडा, हुलास, बनावली। तो भाई साहब हुलास है, सहारनपुर में है। कहाँ पे है? सहारनपुर, यूपी, ठीक है। चलें आगे, चलो जरा कमेंट करके बताओ रोपड़ कहाँ पे है, मांडा कहाँ पे है, बनावली कहाँ पे? कमेंट करिए इनके बारे में, जरा देख के करो, कहीं से देख के करो। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी किस भारतीय दर्शन में आस्था रखते हैं? जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसके अनुयायी किस दर्शन को मांगते हैं? तो सांख्य दर्शन को मानते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? कौन सी अंतिम घटना थी? तो बेटा होम रूल आंदोलन कब हो रहा है? 1916 में हुआ है ना। एक सेकंड को मैं क्लियर करता हूं। मोपला विद्रोह कब हुआ? 20 अगस्त 1921, ठीक है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? ये 1919 से चला है 1924 तक। होम रूल आंदोलन 1916, ठीक है, क्लियर। फिर आप जब देखते हो जलियांवाला बाग, ये कब हुआ है? ये तो बेटा 13 अप्रैल 1919 को हुआ, है ना। तो अब देखो इसमें से लास्ट में कौन हुई है, आपको क्या लग रहा है? ये 1919 से शुरू हो गया था ना, अंत में तो यही हो रहा है, मोपला विद्रोह कहीं ना कहीं, ठीक है। इसमें क्या माना है? 1816 आंसर में क्या माना है? मैं देख लेता हूं। यही माना है यार, मोपला विद्रोह ही माना गया है, ठीक है अपना, गलत नहीं है। क्योंकि लास्ट पूछा है तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो इसकी 1919 से हो चुकी थी, लास्ट में 1921 से यही शुरू हुआ है। 1921 से शुरू हुआ और कहीं ना कहीं मोपला विद्रोह आप देखोगे मालाबार केरल में हुआ है, 1922 तक चला। किसानों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ है, किसान और अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ युद्ध था ये। होम रूल आंदोलन के बारे में किसी को पता है? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज की मांग के लिए शुरू किया गया था, ध्यान रखना। एनी बेसेंट, अच्छा ये टारगेट में दिया था मैंने पढ़ने के लिए, सारे टारगेट में आएंगे, चिंता मत करना, सारा कुछ टारगेट में आएगा। एनी बेसेंट और
तिलक जी ने स्वराज की मांग के लिए इसको किया था। आज का आखिरी सवाल, मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को क्या कहा जाता था? तो उसे जांगलविद कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? जांगलविद। ये एक ऐसा वैद्य था जिसका काम था राजा के भोजन पानी आदि में किसी भी प्रकार का विष तो नहीं है उसका परीक्षण करता था। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा हो जाती है और क्वेश्चंस भी ठीक ठाक हो जाते हैं अभी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन है। सुबह से आज टारगेट भी थोड़ा बड़ा था आप लोगों के लिए, तो 45 मिनट की क्लास आपके लिए अभी बहुत है। कल प्रयास करेंगे कि थोड़े सब क्वेश्चंस भी बढ़ा देंगे, क्योंकि अब 2-3 दिन कर सकते हैं। 17 है, 20 तारीख तक करेंगे हम लोग, 3 दिन और करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, तो क्वेश्चंस बढ़ा देंगे, डोंट वरी, चिंता मत करना। ठीक है, चलो फिलहाल के लिए इस क्लास को एंड करते हैं। कमेंट में लिख के जाइएगा आई विल क्लियर, और बहुत मस्ती के साथ पढ़ाई करनी, मस्ती के साथ। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।